हाय एवरीवन। इस कोविड 19 पेंडेमिक और हेल्थ क्राइसिस की वजह से जब मार्च में स्टॉक मार्केट में एक बहुत भारी गिरावट आया था तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स के शेयर्स काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दर्ज किए थे। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया था उस टाइम पे भी। मार्च अप्रैल मई इन सब महीनों में भी उनमें ही एक फार्मा सेक्टर था। फार्मा सेक्टर के सभी स्टॉक्स देखें तो इन्वेस्टरों के लिए काफ़ी रिटर्न दिया है पिछले 1 सालों में, 6 महीने में, 3 महीने में। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा फार्मा सेक्टर का एनालिसिस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डॉक्टर रेड्डी कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, मेनली उसके रेवेन्यू को देखेंगे। डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया है। इतना परफॉर्मेंस देने के बाद में ऑलमोस्ट 90% इन अ 1 ईयर कंपनी का वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करता है, फंडामेंटली चेक करेंगे। ये कंपनी अब ओवर वैल्यूड हो चुकी है स्टॉक प्राइस को लेके या अंडर वैल्यूड है। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे, पिछले 5 सालों का अर्निंग पर शेयर कितना रहा है, रेवेन्यू किस तरीके से ग्रो किया है, प्रॉफिट क्या रहा है, उन चीज़ों को देखेंगे। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम टारगेट प्राइस को देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज एजेंसीज ने दिया था अक्टूबर तक का। वो टारगेट क्या था, क्या टारगेट मिट हुआ या टारगेट ओवर अचीव्ड हुआ या अंडर अचीव्ड रहा, वो भी देखेंगे। ऑन दैट बेसिस वी विल डिसाइड कि इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, अपना व्यू भी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में 3 चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जिनमें कि हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही वजह है कि दुनिया भर की सारी गवर्नमेंट्स यानी सारे देश हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करते हैं। और यही वजह है कि हेल्थ यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला इंडस्ट्री में से एक है और दुनिया की पूरी इकॉनमी में एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हेल्थ इंडस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रहा है। और भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जेनरिक ड्रग प्रोड्यूसर कंट्री है। दुनिया भर की जितनी भी 50% डिमांड्स होती हैं वैक्सीन की, वो इंडिया से सप्लाई होती है। साथ के साथ पूरे यूएस की 40% मेडिसिन इंडिया से ही सप्लाई होता है, इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। और पूरे यूके की 25% जो सप्लाई होती है वो इंडिया से होती है। तो इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है और सबसे ज़्यादा दवाइयाँ पूरी दुनिया भर में इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। इंडिया 205 कंट्रीज को मेडिसिन और वैक्सीन ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज को सप्लाई करता है। और कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से अगर हम देखें तो जो दवाओं की बिक्री है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ चुकी हैं, चाहे वो डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, कार्डियक से रिलेटेड हो, इवन कफ और कोल्ड की भी दवाइयाँ ज़्यादा बिक रही हैं, जिससे कि कंपनियों के रिवेन्यू में इजाफा हुआ है और सेल्स भी बढ़ रहे हैं। अगर ग्रोथ की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स का जो ग्रोथ रहा है 2018 से 19 के बीच में वो 9.8% का रहा है, जहां पे 2018 में पूरे फार्मा इंडस्ट्री का टर्नओवर 1,29,000 करोड़ था, वो 2019 में बढ़ के 1,40,000 करोड़ का हो गया था। और लास्ट क्वार्टर मार्च 2020 में देखेंगे तो जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री का सेल्स ग्रो रहा है वो 8.9% के बेसिस पे रहा है। और अगर हम फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो उसका एवरेज ग्रोथ 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होने वाला है। 2025 तक का ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है। और ओवरऑल पूरे फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 10 to 13% का आने वाले सालों में होने वाला है। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज कंपनी की। ये कंपनी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इंडिया की एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। कंपनी 190 से ज़्यादा दवाएं और एपीआई ऑलमोस्ट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स 60 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी का मेनली अगर हम रिवेन्यू देखें तो ग्लोबल जेनरिक ड्रग से कंपनी का 80% रिवेन्यू आता है। फार्मास्यूटिकल सर्विस एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बिजनेस से इसको ऑलमोस्ट 15% का रिवेन्यू आता है और रिमेनिंग जो रिवेन्यू है वो प्रोप्राइटरशिप प्रोडक्ट्स के जरिए आता है। अगर हम जियोग्राफिकल बेस्ड पे अगर देखेंगे तो मोस्टली जो कंपनी का रिवेन्यू आता है वो आता है यूरोप से। 50% कंपनी का रिवेन्यू यूरोप के मार्केट से आता है। फिर जो है अमेरिका से भी 8% का, इमर्जिंग मार्केट जो डेवलपिंग मार्केट्स है वहाँ से भी 14% का रिवेन्यू आता है और इंडिया में 11% का रिवेन्यू कंपनी को जनरेट होता है। कंपनी के एक मेजर ब्रेक थ्रू की बात करें तो ये कंपनी सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही नहीं
बल्कि न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और 2001 में इसने आईपीओ लॉन्च किया था अमेरिका के मार्केट में, जहां से उसके बाद से कंपनी को इंटरनेशनल होने में काफ़ी मदद मिली और कंपनी के प्रोडक्शंस को, कंपनी के सेल्स को ग्लोबली एक्सपेंड करने में काफ़ी हेल्प हुआ उस आईपीओ के द्वारा रेज किए गए पैसे से। कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 1 सालों में अगर हम देखेंगे तो 92% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और पूरा जो सेंसेक्स रहा है वो 5.58 का रहा है। 3 सालों का रिटर्न देखेंगे तो आपको 117% का मिलेगा, 5 ईयर्स का देखेंगे तो 21% का, और 10 सालों का रिटर्न देखेंगे तो 224% का रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप देखें पिछले 3 सालों से ये स्टॉक अगर इस साल 100% के अराउंड नहीं बढ़ा होता तो पिछले 3 सालों का जो रिटर्न था ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल रहा होता। लेकिन जिस तरीके से हेल्थ क्राइसिस हुआ है, दवाओं की कंपनियों में डिमांड बढ़ी है और इसके साथ साथ जो पूरा ट्रेंड रहा है फार्मा सेक्टर्स का वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से देखें तो ईयरली देखें, मंथली देखें, इस मंथ में ही 17% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिखाया है। और अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन को देख लेते हैं 1 सालों में इतनी ग्रोथ होने के बाद में, तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैपिटल है वो 85,000 करोड़ के पास है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44 है और पूरे इंडस्ट्री का देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 27 अराउंड है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 944 है और प्राइस टू बुक रेशियो 5.47 है। कंपनी का पेग रेशियो देखेंगे तो निगेटिव है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो सारे पैरामीटर्स हैं, चाहे प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो, स्पेशली प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो काफ़ी ज़्यादा 5.47 है। तो यहाँ से कंपनी ओवर वैल्यूड है। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये 0.14 के आसपास है, यानी कंपनी के पास डेट नहीं है ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी और चीज़ें अगर देखें तो यहाँ से कंपनी एक ओवर वैल्यूड शो कर रही है। लेकिन अगर यहाँ से भी स्टॉक ओवर वैल्यूड होने के बाद में भी ग्रोथ होगा तो सिर्फ एक ही वो चीज़ है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो कंपनी के सेल्स और रिवेन्यू में चार चांद लगा दे। जैसे कि अगर हम 14 अक्टूबर के रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने रसियन वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल पे जो चल रहा है, 3rd और 4th फेज में है, उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अगर इन सब चीज़ों ऐसी कोई न्यूज़ या इवेंट आते हैं तभी इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। और कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को अगर हम देखें तो पिछले 2016 से देखें तो 2016 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 1,54,000 करोड़ के आसपास था। वो फिर 1,40,000 करोड़ हुआ 17 में, और अभी करेंटली देखेंगे तो 2020 में 1,74,600 करोड़ के आसपास है। कंपनी की अर्निंग देखें बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यानी कि 2016 में 36,000 करोड़ की इसकी अर्निंग थी, इबिटा था, और अभी 2020 में 46,000 करोड़ का हुआ है। प्रॉफिट की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ टैक्स देने के बाद में, यानी कंपनी का नेट इनकम क्या रहा। 20,000 करोड़ 2016 में था और 2020 में देखेंगे तो ये उससे भी कम है। तो यानी जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 2016 में उससे भी कम अभी 2020 में है। और कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में देखेंगे तो किसी भी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में। यही वजह है कि आप देखेंगे पिछले 5 सालों का रिटर्न भी कुछ अच्छा खासा नहीं रहा है। लेकिन इस पैंडमिक में जो है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया कि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा, तो इस वजह से स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। कंपनी का नेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.03 है। तो यानी कंपनी नेग्लेजिबल डेप्थ है, कंपनी के पास डेट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम देख लेते हैं तो कंपनी का जो प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है वो 26.7 के आसपास है। इसके साथ साथ एफ के पास देखेंगे तो 30% का स्टेक है। DIIs म्यूचुअल फंड्स के पास देखेंगे तो 14.64 का स्टेक है और पब्लिक के पास 29% का स्टेक है। अगर हम देखें तो पिछले कई महीनों, कई क्वार्टर से जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो कांस्टेंट रहा है। डिस्पाइट कि पिछले 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो स्टॉक में जो होल्डिंग्स है FIIs DIs की वो कम नहीं हुई। ये दिखाता है कि जो FIIs DIs हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी किसी कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अगर उन्होंने स्टेक को कम नहीं किया है तो ये बताता है कि कंपनी पे भरोसा कायम है और कंपनी रिटर्न देगी। अगर पिछले 3 सालों में नहीं दिया था तो आगे देगी।
लेकिन करंट लेवल पे स्टॉक का प्राइस जो है ओवर वैल्यूड हो चुका। अगर हम एवरेज ब्रोकर के टारगेट प्राइस को अगर हम देखेंगे तो जो टारगेट प्राइस रहा है वो 4,865 का रहा है, जो कि अभी हम देखें तो कंपनी 5,100 के आसपास ट्रेड कर रही, तो वो भी टारगेट ओवर अचीव्ड हो चुका है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कंपनी में जो फ्रेश एंट्री है वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है, क्योंकि सिर्फ अब ये न्यूज़ बेस्ड पे ही ये स्टॉक बढ़ेगा। फंडामेंटली ये स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है। मेरे हिसाब से ये एक प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने पहले ही इन्वेस्ट कर रखा था। एज ए इन्वेस्टर फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है, आपको नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।